जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ रामराज प्रशासन की तरफ से एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज का टॉपिक होगा धारा 66 से लेकर के धारा 73 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि जुडिशरी में प्रारंभिक परीक्षाओं में इसका महत्व हो जाता है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इसमें जो रिलेवेंट सेक्शन होंगे उसका मैं चर्चा करूंगा। एक अधिवक्ता होने के नाते भी इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है, उस पर्पज़ से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। और विषय पर आने से पहले मैं 2 मिनट का रामराज प्रशासन के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। रामराज प्रशासन विगत कई वर्षों से मनुष्य के दैविक भौतिक संतापों के निवारण हेतु कार्य कर रहा है तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग समूहों से अलग अलग व्यक्तियों का चुनाव कर रहा है, जो कि अपना अमूल्य समय और जो कुछ भी योगदान कर सकते हैं योगदान के रूप में, सहयोग के रूप में करें। जैसा कि मैंने सहयोग करने के लिए अपना एक उसमें कार्य को यानी कि दायित्व को अपने ऊपर लिया है, जिसमें अपने अधिवक्ता बंधुओं को जो कि होनहार हैं, असमर्थ हैं, लेकिन जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो रामराज प्रशासन की तरफ से मैं उनको उचित मार्गदर्शन दूंगा। महादेव की कृपा होगी तो ज़रूर सफल होंगे। रामराज प्रशासन का अपना खुद का वेबसाइट है, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं। रामराज प्रशासन का खुद का अपना ऐप है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, आप वैसे उस पर किसी को सुप्रभात या शुभ रात्रि या अन्य संदेश जो कि उपयोगी है धार्मिक प्रवृत्ति से, उसका आप उस पर आपको मिल जाएगा, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रामराज प्रशासन का तमाम मीडिया चैनल हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, टेलीग्राम पे है, तो आप उससे जुड़ करके तमाम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। या अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तो संपर्क करके आप रामराज प्रशासन से प्रशासक के रूप में या पार्षद के रूप में आप किसी पद को धारण कर सकते हैं। आते हैं विषय पर। चूँकि हम चर्चा कर रहे थे धारा 66 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो धारा 66 को जानने से पहले आपको धारा 65 का 1 का जो खंड क है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि धारा 65 क में एक बात कही गई थी। कैपिटल ए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 65 की बात हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि उसमें बताया गया था कि कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो उसमें एक बात कहा गया है कि 65A में कि जब विपक्षी को या जिसके कब्जे में वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है, उसको सूचना दे दी गई है और सूचना देने के बावजूद भी वह न्यायालय में पेश नहीं कर पा रहा है या न्यायालय के जुडिशियल एक प्रकार से जुडिक्शन के वो बाहर हो जाता है, तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। यह धारा यही कह रहा है कि क्या नियम होगा पेश करने का। तो ये कह रहा है कि पेश करने की सूचना के बारे में नियम, ये जो धारा 66 है स्पेशली तो यही कह रहा है कि इसका सेकेंडरी एविडेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि धारा 66 के अधीन उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में वह दस्तावेज है उसको सूचित न कर दिया गया, सूचना न दे दिया गया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। वह अपवाद इस बात का है कि कब सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसमें 6 अपवाद बताए गए हैं कि कब सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। तो उसके लिए पहला तो यही अपवाद है कि जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है, मतलब जहां खुद डिस्प्यूट है, सूचना ही जो दस्तावेज ही जो है सूचना के रूप में है, तो उसको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा करें कि जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उसे अपेक्षा की जाएगी, मतलब जो प्रतिपक्षी है जिसके कब्जे में वह दस्तावेज है, उसके प्रकृति के मामले अनुक्रम में उसको इस बात को एक प्रकार से कॉमन सेंस की बात है, उसको जानकारी होनी चाहिए कि उसको पेश करना है। तो इस कंडीशन में भी उसको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा करें कि जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा प्राप्त कर लिया है। अगर जो प्रतिपक्षी उस मूल दस्तावेज जो है जिसके लिए सेकेंडरी एविडेंस की बात हो रही है देने की, अगर उस पर बल द्वारा या कपट पूर्वक कब्जा कर लिया गया है, तब भी उस कंडीशन में उसको सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है।
चौथा कह रहा है कि जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अपकर्ता के पास न्यायालय में है, यानी कि न्यायालय में तो है वह व्यक्ति, लेकिन वो किसके कब्जे में है वो दस्तावेज, तो मूल प्रतिपक्षी के कब्जे में है या उसके अपकर्ता के कब्जे में है, तो उसको सूचना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यायालय में खुद है, वो लेकर के खड़ा है। पांचवा कह रहा है कि जबकि प्रतिपक्षी या उसके अपकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है, मतलब वो प्रतिपक्षी या जो उसका अपकर्ता है जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट कहा गया है कि है, वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह डॉक्यूमेंट ही खो गया है, तब भी सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। छठवां इसका आखिरी अपवाद कर रहा है कि जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है, तो उस कंडीशन में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है बिना किसी सूचना के। मतलब विपक्षी को जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है उसको सूचना देना कब अनिवार्य नहीं है, यही 6 अपवाद बताता है धारा 66 का। अब धारा 67 कह रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था या उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख का साबित किया जाना, मतलब जो व्यक्ति एक प्रकार से इच्छा अपनी जाहिर करता है कि यह हस्ताक्षर उसी व्यक्ति का है, उसी के द्वारा रचना किया गया है, तो उसको यह बात साबित करना होगा कि वह दस्तावेज उसी पार्टिकुलर व्यक्ति के हस्तलेख में है या उस व्यक्ति के द्वारा रचित किया गया है या हस्ताक्षर है। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट इसका आता है वो प्री के पर्पज से धारा 68 है और धारा 69 भी है। उसके बाद भी कई धाराएं हैं, जैसे धारा 70, 71, 72, 73 हम चर्चा करेंगे ही, जो प्री में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि क्या कोई ऐसा दस्तावेज है जिसका निष्पादन किया गया है और उसका चाहे तो अनुप्रमाणन हुआ हो या विधि द्वारा उसकी अपेक्षा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट का अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए था, तो उसको कैसे साबित किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी के माध्यम से उस दस्तावेज को साबित किया जा सकता है कि यह दस्तावेज सही है। लेकिन ये कह रहा है उसका प्रोविजो कि यदि विल के अलावा कोई और दस्तावेज है जो कि रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि पंजीकरण किया गया है पंजीकरण विभाग में, जैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, आप लोग के यहाँ भी होगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस में उन दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाता है जिसका पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी डॉक्यूमेंट का अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी कि जैसे 100 रुपये से अधिक का विक्रय विलेख हो, गिफ्ट डीड हो, कोई क्या बोलते हैं उसका स्थावर संपत्ति का, या कोई जो है आपका पट्टा हो या कोई बंधक हो, तो इस टाइप के जितने भी कंडीशन हैं, ये बयान के तरीके हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, यानी कि पंजीकरण जरूरी होता है। तो यही ये कह रहा है कि ऐसे किसी दस्तावेज का जिसका पंजीकरण किया गया है और उसमें अटेस्टेड व्यक्ति हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसके अटेस्टेड वाले में से किसी के एक व्यक्ति को बुला करके साबित किया जाए, यानी कि पंजीकरण दस्तावेज का अपने आप वो साबित किया जाएगा उस दस्तावेज को ही प्रस्तुत करके। लेकिन ये विल के बारे में मौन है, विल के लिए ऐसी नियम नहीं है। विल के लिए कहता है कि उसको छोड़ करके उसको, क्योंकि विल भी रजिस्टर्ड होता है और एक बिना रजिस्ट्रेशन का भी होता है विल, मतलब 2 तरीके से विल होता है, एक रजिस्टर्ड भी होता है, एक अनरजिस्टर्ड भी होता है। तो रजिस्टर्ड विल भी है तब भी उसको अटेस्टेड विटनेस के माध्यम से ही साबित किया जाएगा, उसके लिए छूट नहीं है। अब धारा 59 कह रहा है 69 कह रहा है कि जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चले तब सबूत कैसे दिया जाएगा। भाई या तो कोई मर गया हो या उसमें पता ही ना चले अनुप्रमाणक साक्षी, तब क्या होगा। तब ये कह रहे कि यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता ना चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो, तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाणन उसी के हस्तलेख में है तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है। अभी हम लोग धारा 67 और धारा 68 को पढ़े हैं कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को उपस्थित करके साबित किया जाएगा। 67 में तो कहा गया है कि उसी व्यक्ति के द्वारा साबित किया जाएगा जो कि मतलब उसके द्वारा हस्ताक्षरित है। अब उसके न रहने पर 68 बताता है कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी के माध्यम से किया जाएगा। और 69 कह रहा है कि यदि अनुप्रमाणक साक्षी ही नहीं उपलब्ध है तब क्या होगा।
भाई मर भी सकता है, मिल नहीं सकता है, या इतना विलंब या व्यय के बिना उसको न्यायालय में उपाप्त नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का जो हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर को साबित किया जाएगा कि उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया गया है और अटेस्ट किया गया है। अब एक आता है 70, इसमें धारा 70 कह रहा है कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, जहाँ किसी दस्तावेज का स्वीकृति हो जाती है जिस व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया गया है, तो वहाँ किसी प्रमाण अधिकारी जो है ये अटेस्टेड विटनेस को ला करके साबित करने की जरूरत नहीं होगी। यही धारा 70 कह रहा है। और धारा 71 कह रहा है कि जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत कैसे दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उसका साक्ष्य दिया जा सकता है कि इसी व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया गया था। अब उसको धारा जो है 73 और 72 में बताया गया है कि 72 और 73 में कि किस तरीके से साबित किया जाएगा। जैसे कि 71 में कह रहा है कि यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। अब अन्य साक्ष्य के लिए क्या तरीका है वो 73 में बताया गया है। 72 को भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है ऐसे साबित की जा सके कि मानो अनुप्रमाणित नहीं है। मतलब विधि द्वारा अगर जो अपेक्षा नहीं है अनुप्रमाणन का तो वैसे ही साबित किया जाएगा जैसे कि वो अनुप्रमाणित ही ना हो, भले वो उसको अनुप्रमाणित किया गया है तब भी। अब 73 को हम लोग देखते हैं जो धारा 71 में हम लोगों ने पढ़ा है। 73 में ये कह रहा है कि हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है, मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज का निष्पादन किया गया है, या तो वो इस बात का प्रत्याख्यान करता है या इस बात का वो कहता है कि हमको स्मरण नहीं है कि हमने किसी प्रकार का दस्तावेज जारी किया था, या वो मर गया है, तो उस कंडीशन में उसके हस्ताक्षर को या लेख को या जो उसका मुद्रा है यानी कि सील्ड है उसका तुलना किसी अन्य साक्ष्य से जो कि साबित किया गया है या स्वीकृत है उससे तुलना करके इसको साबित किया जा सकता है। यही बात धारा 73 में है। हम लोग इसी तरीके का धारा 47 भी पढ़े हैं, कुछ मिलता जुलता कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के हस्तलेख को प्रमाणित किया जा सकता है, साक्ष्य में सुसंगत उसको घोषित किया गया है। मतलब उसके ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य जो तीसरा व्यक्ति है, और तीसरा व्यक्ति कौन है जो उसे एक प्रकार से बिजनेस के अनुक्रम में उसको जो है बार बार देख रहा है या उसके सामने निष्पादित किया गया है, तो उसको माना गया है कि नहीं ये बिजनेस के समान अनुक्रम में वह व्यक्ति उससे परिचित है हस्तलेख से। यहाँ वही बात कर रहा है कि जो स्वीकृत है फैक्ट या जो साबित किया गया है उस साबित या स्वीकृत फैक्ट से दस्तावेज से इसकी तुलना करके इसको साबित किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति अपने आप को प्रत्याख्यान कर दे या जो है क्या नाम है कि उसका स्मरण न रह जाए, वो मर गया हुआ मिल नहीं सकता हो, तब की स्थिति में धारा 73 देख लेते हैं। कह रहा है यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है, किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधान रूप से साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिससे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो। न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिख गए शब्दों या अंकों की किन्हीं शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होता है। मतलब हस्तलेख में या कोई अंगुली छाप जो होता है, मतलब फिंगरप्रिंट, उसके लिए भी ये लागू होता है यह धारा। हम लोगों ने धारा 66 से लेकर के धारा 73 तक देखा। खासकर इन धाराओं का प्रयोग कंपटीशन में प्री में पूछा जाता है, कभी कभी धारा ही पूछ देता है, कभी कभी अनुप्रमाणक साक्षी के बारे में पूछ देता है, कभी कभी विल के बारे में पूछ देता है कि क्या विल के लिए भी ऐसा नियम है कि नहीं है, तो धारा 69 और 68 का इसका व्याख्या किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा
मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इसका लोग लाभ ले सकें। रामराज प्रशासन से आप लोग भी जुड़िए, देश के सर्वांगीण विकास में आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।